लालचंद सर ने आवाज स्पष्ट के लिए हमें बताया, फीडबैक दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम लोग क्लास की अगली कड़ी की तरफ चलते हैं। यह बिंदु चर्चा में कल रखा गया था, लेकिन एक अति आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं कल की इस क्लास को पोस्टपोन किया था। आज हम करने इसके लिए फिर हम लोग उपस्थित हुए कि इस पे चर्चा करें। विज्ञान शिक्षण में जो दूसरी प्रविधि हम अपने कैरिकुलम के अनुसार पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। कई बच्चों ने, जब हम आप लोगों को आपसे फीडबैक लिया तो उस दौरान ये पता चला कि मेथड्स जो हैं साइंस में, टीचिंग मेथड्स, उस पे थोड़ा सा एक एक करके एक एक घंटे का संवाद आपको पहुंचाना बड़ा आवश्यक हो गया था। आपकी तरफ से उसकी बातें आई, तो उसी संदर्भ में लालचंद सर, हम लोगों ने ये 2-3-4 दिनों तक ये जो टीचिंग स्टडीज हैं इस तक पहुंचाने में, शिक्षण विधियां हैं उस तक पहुंचाने के लिए इस क्लास का आयोजन किया है। तो सर्वप्रथम अगर कोई बच्चा किसी भी सेंटर का थोड़ा सा मुझे ये बता दे कि वह परियोजना विधि में, प्रोजेक्ट मेथड में क्या क्या समझ चुके हैं या समझाया गया है उनको, तो ये आइडिया मिल जाए कि किन किन विषयों पर और बात करनी है। कोई सर बेटा? गुड हाँ सर बेटा, आपको रुचि मेरी बताएं। सर परियोजना विधि की परिभाषाएं बताई गई हैं और परियोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत बताए गए हैं। परियोजना विधि के चरण बताए गए हैं और परियोजना विधि का महत्व, परियोजना विधि के और गुण और व्यवहारिक विधि और परियोजना विधि के दोष। ठीक, ये तो रही हेडिंग की बात। बिटिया रुचि ने बताया, शायद मैं रुचि को यहाँ जो बच्चे हैं उनको लिखाया, जो भी लिखाया गया है, मैं और किसी सेंटर के बच्चे से फीडबैक लूंगा। मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि क्या क्या आप उसमें जान चुके हैं, किस पर आपको फोकस करना है। हमारे सेंटर सीआरसी पटना से अगर कोई प्यारा बेटा या बेटी मुझे बताए कि प्रोजेक्ट मेथड पे क्या उसे सुनना है या क्या क्या पता चल गया है, तो फिर आगे बढ़े। कोई बच्चा? या आरएसबीआई से कोई बच्चा? सर प्रोजेक्ट मेथड में ये बताया गया है कि कैसे मतलब बच्चों को टीचर जब पढ़ाते हैं तो जो भी अगर एक पाठ्यक्रम या कोई भी मतलब टॉपिक कंप्लीट किया तो उसको उसके बाद उसमें जो भी उसको प्रोजेक्ट दिया तो वो प्रोजेक्ट कैसे करेगा और उसके मतलब टीचर उसमें क्या 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 उसमें प्रोजेक्ट के लिए क्वेश्चन देगी या क्या करेंगे जो उसे सॉल्व करना होगा फिर वो कंप्लीट करके लाएगा। वेरी गुड। ये तो रही बात जो दो बेटियों ने फीडबैक दिया कि आप तक क्या बात पहुंची है। अब कोई एक बच्चा कृपया यह भी बता दे, रौनक ने जैसा अनम्यूट किया है अपनी माइक को, यस सर। कुछ बताना चाह रहे हैं रौनक? जी सर, प्रोजेक्ट का हम लोग के पास परिभाषा हम लोग जानते हैं सर। पारिभाषिक उसमें तौर पे रोचकता प्रोजेक्ट क्या मेथड होती है? आपके पास? हाँ सर। जी सर, रोचकता क्या होती है प्रोजेक्ट वर्क में और परियोजना के उद्देश्य सर, अच्छा और उसमें क्रियाशीलता क्या क्या होती है सर? जी, और सर ठीक है। एक उपयोगिता बता दीजिएगा सर थोड़ा। अच्छा, उपयोगिता सुननी है उसमें, ठीक। जी जी सर। वेरी गुड। तो
इन बच्चों के भावों से एक चीज यह क्लियर हो गई कि किन किन विषयों पर ज्यादा फोकस करना है और कौन कौन से हमारे आदरणीय अध्यापकों सह संबंधियों द्वारा आप तक पहुंचे हैं। कौशल तिवारी जी, अगर बहुत आवश्यक न हो तो प्रेजेंट न करें। कौशल तिवारी, स्टॉप प्रेजेंटिंग की बटन दबाएं। कौशल जी, कौशल जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, हो सकता है कौशल जी को कोई टेक्निकल इशू आ रहा हो। अब यहाँ प्रेजेंट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई स्क्रीन शेयरिंग नहीं करनी। चलिए हम लोग अपनी बात को आगे करते हैं। जैसा कि आज की चर्चा का जो हमारा विषय बिंदु है वह है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। मूल रूप से पहले इसे शाब्दिक रूप में अगर हम लोग समझने की तरफ चलें तो परियोजना विधि एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग करके लगभग सभी विषयों की शिक्षा आसानी के साथ दी जा सकती है। अगर मैं विज्ञान विषय की बात करूं तो विज्ञान की सभी शाखाओं के शिक्षण में यह विधि अति लाभकारी है। आपको ज्ञात है प्यारे छात्र छात्राओं कि विज्ञान प्रयोग धर्मी विषय है, प्रयोग पर आधारित विषय है। तो जब प्रयोग पर आधारित विषय का अध्ययन करने की बात आती है तो वहां पर प्रोजेक्ट मेथड सबसे महत्वपूर्ण विधि के रूप में, मेथड के रूप में हमारे सामने आता है। एक अनुश्री ने लिखा है, सर कैमरा ऑन कर लीजिए। बिटिया मॉडरेशन वाला काम जरा सब ज्वाइन हो जाए फिर मैं कैमरा ऑन करूं, अन्यथा मुझे दिखेगा नहीं किसने वहां से एडमिट करने के लिए रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैंने रोक रखा है। अब जब सर ने, आदरणीय लोगों ने आपको पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि इस विधि के जन्मदाता, एक नंबर के प्रश्न में यह आता है, एक नंबर में आता है ये प्रश्न आपके पेपर में अवश्य कि फला विधि के जन्मदाता कौन है। ऐसे ही ये पूछा जा सकता है कि परियोजना विधि के जन्मदाता, प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता। तो वहां पर हमने पेपर को देखते हुए दो बच्चों में एक संदेहास्पद स्थिति देखी है। मैं दोनों को क्लियर कर दे रहा हूं, स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, परियोजना विधि के जन्मदाता सर विलियम किलपैट्रिक हैं। परियोजना विधि के जन्मदाता सर विलियम किलपैट्रिक हैं। यहां तक क्लियर हो जाता है। कहीं कहीं पर कई बार छात्रों के द्वारा यह उत्तर आता है कि जॉन डीबी इसके जन्मदाता हैं, कई जगह देखने को मिला। उसका कारण क्या है वो कारण भी मैं यहां वर्णित कर दूं। जॉन डीबी सर विलियम किलपैट्रिक के गुरु हैं और जॉन डीबी साहब ने जो प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म वाद बनाया था या प्रतिपादन किया था, उसी से प्रभावित होकर श्रीमान सर विलियम किलपैट्रिक, जो एसडब्ल्यू किलपैट्रिक आपको लिखने में आया होगा या आपने देखा होगा, उन्होंने उसी से प्रभावित होकर इस प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किया, हम लोगों के सामने इसको लाया। शिक्षा के सभी अंगों को एकता के सूत्र में पिरोकर शिक्षण को रुचिकर एवं जीवनोपयोगी बनाने का प्रयत्न प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं प्रोजेक्ट मेथड में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है प्रोजेक्ट। हम लोग अगर प्रोजेक्ट, जिसका अर्थ होता है परियोजना, आप जानते हैं, उसके अर्थ को थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा स्पष्ट कर लें तो बात आगे और आगे बढ़ सकती है अच्छे तरीके से। उस संदर्भ में हमारे साथियों ने, आदरणीयों ने आपको कई परिभाषाएं दी होंगी, कई लोगों के नाम आए होंगे।
तो हम किलपैट्रिक साहब के कथन से ही शुरुआत करते हैं। किलपैट्रिक साहब कहते हैं, प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। इन्होंने दो चीजें कह दी। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, इसको लगन के साथ सामाजिक वातावरण में, इच्छा शक्ति और सामाजिक वातावरण, ये दो चीजें इन्होंने यहां क्लियर कर रखी। इसी संदर्भ में वेलर साहब कहते हैं कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यथार्थ जीवन क्या? वह जीवन जो हमारे आपके अनुभवशीलता में है, श्रवण में नहीं, अनुभवता में। जब थोड़ा इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो स्टीवेंसन साहब का एक कोट आता है, एक उनकी अपनी परिभाषा आती है। क्या उन्होंने कहा इस संदर्भ में? प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थिति में पूर्ण किया जाता है। क्या कहा स्टीवेंसन साहब ने? प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। इसी संदर्भ में पार्कर महोदय का शब्द आता है, उनके भी कथन को हम लोग यहाँ पे देखते चलते हैं। यह क्रिया की एक इकाई है। प्रोजेक्ट मेथड क्रिया की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। अब इन महापुरुषों की शब्दावलियों से, इन विद्वत जनों की शब्दावलियों से हमें चीजें समझने को मिली कि प्रोजेक्ट मेथड किसी कार्य को समूह में करना जिसमें सभी विद्यार्थी सहकारिता की भावना से कार्य करते हो, यह सिखाता है। और इस परियोजना के मुख्याधार या मुख्य सिद्धांत महत्वपूर्ण रूप से तीन समझ में आते हैं। पहला, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा, जीवन से सीखना, लर्निंग बाय लिविंग। और तीसरा, विद्यार्थी के सहयोग और सहचर्य द्वारा सीखना, लर्निंग बाय कोऑपरेशनल एंड एसोसिएशन। अब हम लोग इन तीन सिद्धांतों पर थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं अपने को। ये तो जुड़ने वाले और नहीं, जो देर से जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि अगली कक्षा में थोड़ा समय से जुड़ जाया करें। 3 बजे क्लास में थोड़ी सी हमें आप लोगों के चक्कर में थोड़ी सी समस्या होती है प्यारे छात्रों, तो 3 बजे तक सब लोग जुड़ जाया करें। हाँ, हम लोग वापस आ जाए। 3 सिद्धांत मुख्य रूप से देखना था। पहला, करके सीखना अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमने क्या सीखा है? अगर आपको उन अनुभवों को मैं शाब्दिक रूप से दूं और आपसे कहूं कि आप उसे स्वीकार लें, तो यह आपके अधिगम प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा एक समस्यात्मक व्यवहार खड़ा होगा। हमने ऐसा पाया, इस कार्य से हमें यह अनुभव हुआ। अब आपको कैसा अनुभव होता है, इसके लिए हमें आपको स्वतंत्रता देनी चाहिए। आपको ज्ञात होगा, घर में बालकों के बाल्यावस्था में जब वे अबोध होते हैं, कई बार माता पिता के साथ व्यवहार करते हुए वे कुछ ऐसी
क्रिया प्रक्रिया भी संपादित करते हैं जो जब उनमें बोध की स्थिति आ जाए तब स्वीकारोक्त क्रिया नहीं मानी जाती, लेकिन उस दौरान वह क्षम्य क्रिया क्यों मानी जाती है? क्योंकि कहा जाता है कि बालक में बोध की कमी है, अभी बोध नहीं आया है। फिर जब वही क्रिया 8 से 10 साल में, 7 से 8 साल में हमारे आपके द्वारा की जाती है, किसी बालक के द्वारा की जाती है, तो हमें एक शब्द कोट सुनने को मिला होगा, घरों में आपने सुना होगा, इतने बड़े हो गए इतना भी समझ में नहीं आता कि क्या कहां करना चाहिए। क्या हुआ? क्या अर्थ निकला? कुछ चीजें करंत में सीखी गई, बोध का इंतजार किया गया। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार आपने वो की, वो गलती नहीं मानी गई, वह सीखने की प्रक्रिया मानी गई। हमारे आदरणीय लालचंद सर यहाँ पे हैं, प्राथमिक कक्षाओं में जब वो अपने बच्चों को टीचिंग कराने ले जाते होंगे तो पूर्ण विश्वास है कि इस बात को अवश्य बच्चों के सामने रखते होंगे कि जब LKG की क्लास में कोई बालक आता है तो उसे स्वरूप बनाने की अ ब श या ABC प्रथम दिन इस तरीके के स्वरूप बनाने की जो शिक्षा देता है वह शिक्षक अयोग्य शिक्षक माना जाता है। अरे पढ़ने आया है और पहले दिन हमने ए बनाना नहीं सिखाया या सिखा दिया तो अयोग्य कैसे हो गए? सर आपको बताए होंगे क्लास में, आपके आदरणीय और भी गुरुजन बताए होंगे क्लास में, पहले बच्चों को, आजकल कॉपी पेन, पहले स्लेट होती थी, चौक होती थी, उपलब्ध करा दीजिए और स्वतंत्र छोड़ दीजिए। वे स्वरूप का निर्धारण करें, गोला बनाए, लंबी पाई खींचे, लाइनें खींचे, अथवा तो जो आड़ी तिरछी रेखा खींच सकते हैं वो खींचें। पहले कोऑर्डिनेशन, चाक पकड़ने की क्रिया और स्लेट पर अच्छे से चाक घुमाने की योग्यता विकसित करना। फिर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अभ्यास। किस बात का? कि वो जो बना रहे हैं आड़ी तिरछी रेखा में, उसको हम जिस स्वरूप में बनाना चाह रहे हैं उस स्वरूप की तरफ कैसे लाया जाए, एक एक करके। हफ्तों लग जाते हैं उनको इस स्वरूप को सिखाने। बालकों को जितनी उनकी बौद्धिक क्षमता है उसी अनुसार प्रोत्साहन करना और करके सीखने के लिए, लर्निंग बाय डूइंग करने के लिए छोड़ देना। दूसरा, जीवन से सिखाना, लर्निंग बाय लिविंग, देख कर सीखना। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सीखते। कुछ और जब हम आगे इसमें बढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो कई और चीजें हमारे सामने निकल के आती। आप देखते होंगे, अगर मैं मोटे मोटे इसके तथ्यों की बात कर लूं तो प्रोजेक्ट मेथड के जो सिद्धांत हैं वे मुख्य रूप से 8 स्वरूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। पहला रोचकता, दूसरा उद्देश्य, तीसरा क्रियाशीलता, चौथा वास्तविकता, नंबर 5 सामाजिकता, नंबर 6 उपयोगिता, नंबर 7 स्वतंत्रता और नंबर 8 व्यक्तिगत भिन्नता। ये इसके सिद्धांत है। इन सिद्धांतों पर ज्यादा समय आपका नहीं, एक एक लाइन का समय आपका सिर्फ लूं। पहला रोचकता, ये सोनू संगयून साहब कह रहे हैं वंस अगेन। ठीक है साहब, फिर से दोहरा देते हैं।
एक तो हम परेशान सोनू साहब, आपके लिए फिर से मैं इसे वापस दोहरा देता हूं। पहला सिद्धांत रोचकता, दूसरा उद्देश्य, तीसरा क्रियाशीलता, नंबर 4 वास्तविकता, नंबर 5 सामाजिकता, नंबर 6 उपयोगिता, नंबर 7 स्वतंत्रता और नंबर 8 व्यक्तिगत भिन्नता। पहला क्या, छात्रों को ऐसे कार्य कराए जाएं जो उन्हें रोचकता प्रदान करे, जो उनके इंटरेस्ट को जागृत करे। और बच्चे अध्यापक द्वारा कहे गए कथनों के अनुसार रोचक क्रियाएं नहीं करते, छात्रों को देख के करते हैं। अगला सिद्धांत कहता है क्रिया चाहे जो कराई जाए वह उद्देश्य पूर्ण हो, निरा उद्देश्य न हो, उद्देश्य पूर्ण हो। हमें सिखाना है किसी अक्षर का स्वरूप और अभी हम उससे आधा वृत्त बनवा रहे हैं, पूरी लाइन बनवा रहे हैं, फिर एक आधे वृत्त का आधा वृत्त बना रहे हैं, ऊपर एक डंडा बनवा रहे हैं। इस तरीके से का निर्माण आपने सुना होगा, उसके लिए कई कई कोट भी बने हैं, वो आपको कविता के स्वरूप में भी दिखाई देते। उद्देश्यपूर्ण, पहले रोचकता, प्रोजेक्ट मेथड छात्रों को रोचकता देता है कार्य में। दूसरा उद्देश्यपूर्ण चिंतन के लिए यह प्रेरित करता है। तीसरा क्रियाशीलता, क्रियाशीलता यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारी सफलता का मुख्य घोतक है। मैं यहां 1 मिनट रुक के आपसे इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। कई लोग अब भी जुड़ ही रहे हैं। देखिए, प्रत्येक परिस्थिति में हमें आपको विद्यार्थी होते हुए, मैं अध्यापक के प्रसंग से आपसे ये बात नहीं कह रहा हूं, विद्यार्थी के प्रसंग से आपसे बात कर रहा हूं। जिस विद्यार्थी के पास में विद्यालय को निर्दिष्ट करके, विद्यालय को देख करके टाइम टेबल होगा अथवा अध्यापक के डांट के बाद टाइम टेबल मिला होगा, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। जिस बच्चे के पास में अपना सेल्फ का टाइम टेबल होगा, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय में रहा हो, माध्यमिक विद्यालय में रहा हो, उच्चतर में रहा हो या डिग्री डिप्लोमा में रहा हो, जिसका सेट है टाइमिंग कि कब क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, जिसका यह सुनिश्चित है, उसका सब व्यवस्थित ढंग से होता है। सर आपको बताए होंगे, प्रत्येक क्षण क्रियाशील रहने वाला व्यक्ति निरोगी, पॉजिटिव थिंकिंग और उद्देश्यपूर्ण चिंतन तथा विकासोन्मुख होता है। कारण उसका एक है, उसका एक एक मिनट कार्य में लगा होता है। और आपने कथनों में सुना होगा, खाली दिमाग शैतानी का घर। आज की जो मुख्य समस्या, उसका निदान समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें कोविड पेंडेमिक में, उससे भी निदान। इसका अगर आपको और उदाहरण देखना हो तो आप बैठ करके चिंतन कर सकते हैं, मिशनरीज संस्थाओं को देख सकते हैं, वो किस तरीके से अपने को मैनेज करते। तो तीसरा क्रियाशीलता। अब चौथे की तरफ चलते हैं, वास्तविकता। विद्यार्थियों को मानसिक स्तर पर प्रयोग न दिए जाएं, मानसिक स्तर पर प्रयोग करने के लिए न दिया जाए, उनके सामने वास्तविक प्रयोगों की एक श्रृंखला, एक स्वरूप प्रस्तुत किया जाए, जिसका अनुसरण करके वे उस प्रक्रिया को जान सके और सीख सके। यहां पर आपसे मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, मनोवैज्ञानिक स्वरूप में अगर किसी बालक, जो आपको मनोविज्ञान पढ़ाते होंगे गुरुजी, उन्होंने आपको बताया होगा यह उदाहरण,
किसी बच्चे को आप कोई खिलौना दे दीजिए, कोई पेन दे दीजिए, भली प्रकार आप तक वो पहुंचा दे, तो ये बालक में अंतर्निहित अयोग्यता का मूलक है। यह बताता है कि बालक अंदर से प्रेरित नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, जानने के लिए इच्छुक नहीं है। नहीं तो आप बालकों को कोई खिलौना दे दीजिए, 4 साल 3 साल 5 साल के बालक को कोई खेलने के लिए कोई एक उपकरण उपलब्ध करा दीजिए, पहले उसका साइंटिफिक अध्ययन होता है। पापा ये क्या है, भैया ये क्या है, ये कैसे है, अरे नहीं तो घूम रहा है, चाबी वाले जो खिलौने होते हैं। अब आप बताते हैं इसको इतनी चाबी भरो, उतनी चाबी भरो, इतनी चाबी का कितनी चाबी, ये पता न होने की स्थिति में घर में खिलौने जो आते हैं 1-2 दिन में ही उनका सब क्रियाक्रम हो जाता। लेकिन ये तभी होगा जब बच्चा अंदर से जिज्ञासु होगा, वह वास्तविक क्रिया के प्रति उत्प्रेरित होगा। तो क्या करें, बालकों को उपस्थित प्रयोग ऐसे कराएं कि वे वास्तविक अनुभव ले सकें, अवास्तविक अनुभव ना हो, वास्तविक अनुभव हो। मैं यहां पर एक कोट करते चलता हूं, आपसे एक बात कहते चलता हूं। मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने देखा होगा जो बच्चे बाल्यावस्था से गृह कार्यों में दक्ष होते हैं, भरण पोषण के कार्यों में लीन होते हैं, लगे होते हैं, वे एक 18 साल 20 साल 25 साल की बाद घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर आने के वाले बालकों से अधिक सशक्त और अधिक शारीरिक सुदृढ़ होते हैं, मानसिक स्तर पर शारीरिक स्तर पर बलिष्ठ होते हैं, निरोगी होते हैं। कारण है उन्होंने उस बात को वास्तविकता के स्वरूप में स्वीकार कर लिया है। अब उनका शरीर की जो फंडामेंटल मैकेनिज्म उनका हो गया है, वह उसी क्रिया के वास्तविकता को समझ चुकी है, वैसे ही चल रही है। अब उन्हें कोई उसमें स्ट्रेस नहीं है। आप किसी मजदूरी करने वाले भाई को देख लीजिए, उनको कौन सा स्ट्रेस, उन्हें मालूम है कि हमारा काम क्या है और हमारी आमदनी क्या है। किस बात का स्ट्रेस? स्ट्रेस तब कि जब काम किया न जाए और मानसिक स्तर पर आमदनी का एक बहुत बड़ा सा सोर्स सोचा जाए। तो वास्तविकता, प्रोजेक्ट मेथड वास्तविकता को हमारे सामने प्रस्तुत कर। 5वां, यह सामाजिकता को बल देती। क्या मतलब? यह करके सीखते समय एक दूसरे के सहयोग को मांगती, ग्रुप में काम करने के लिए हमें आपको प्रेरित करती है कि हम एक दूसरे से मिलकर ग्रुप में काम करें। 2 बच्चे 4 बच्चे 6 बच्चे का ग्रुप बनाएं, एक सामाजिक सौहार्द में काम करें। अगला, उपयोगिता। प्यारे बच्चों, हर वह व्यक्ति, हर वह शख्स उपयोगी है, हर वह विद्यार्थी उपयोगी है जो किसी से किसी भी प्रकार की हर क्षण मांग नहीं रखता है। थोड़ा सा हो सकता है कि ये बात कठोर आपको लगे, लेकिन समझिए, उपयोगिता प्रोजेक्ट मेथड की जो है वो क्या हमें लाती है, वो पहले देखिए, उसको हम समझ लें जरा। एक लाइन की उपयोगिता, घर के लिए, समाज के लिए, अथवा तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अथवा तो विश्व के लिए हम कब उपयोगी हैं? जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमसे खुद हो जाती हो तथा हम दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर चिंतित होते हो, क्रियाशील होते हो, आगे बढ़ते हो। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना ये कोई बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं हुई। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति
करने हेतु अपना मस्तिष्क, अपना तन मन धन लगाने वाला ही राष्ट्र के लिए उपयोगी है, राज्य के लिए उपयोगी है, परिवार के लिए और अपने समाज के लिए उपयोगी। अच्छा, उपयोगिता कही क्यों गई यहां पे प्रोजेक्ट मेथड में? आपने देखा होगा साइकिल के आविष्कार के बाद मोटरसाइकिल का आविष्कार करने का मन उस व्यक्ति का नहीं हुआ जिसने मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए, क्योंकि जिसने मोटरसाइकिल खरीदने की इच्छा की वो तब की जब मोटरसाइकिल बन गई, जब वो मार्केट में आ गई। लेकिन एक बंदा था जिसको न साइकिल की आवश्यकता थी न मोटरसाइकिल की आवश्यकता थी। उसको तो ये था कि ये साइकिल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो हमें एक ऐसे यंत्र की बनाने की आवश्यकता है कि जिसमें हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा चले। वह इस बात में चला, और आपको मालूम होगा, आपको आपके श्रेष्ठ जन गुरुजन बताए होंगे, शुरुआत में उपहास का पात्र बनता है, अच्छी बात कर रहा है, कैसे हो सकता है, लेकिन उसने अपने सपने को गढ़ा, समाज के सामने एक यंत्र लाया जिसे बाइक या जो भी आप नाम दे दे, जो भी यंत्र का नाम दे दे, और फिर उसकी मांग, उसको खरीदने की आवश्यकताएं, उसको लेके चलने की आवश्यकताएं लोगों के सामने उपस्थित हो। वह अपने लिए नहीं बनाया, अपने जिज्ञासु होके समाजोपयोगी, समाज के उत्थान के लिए, समाज के उपयोग के लिए, कम समय में अधिक कार्य करने के लिए एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया। आप भी हम भी इस समय ऐसे कार्य का निष्पादन कर रहे हैं जो कहीं न कहीं इस बात का पूरी तरीके से सपोर्ट करता है कि अल्प लागत में अथवा तो अलागत में, बिना लागत के या सूक्ष्म लागत में अधिक से अधिक ज्ञानार्जन। प्यारे बच्चों, मैं आपको उदाहरण एक एकदम वर्तमानी तो उदाहरण देता हूं। आप 4 महीने से 5 महीने से अथवा 6 महीने से अपने घर में बैठे हैं, कितना भी आपका ट्रेनिंग सेंटर आपके घर से नजदीक रहा होगा, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर रहा होगा, रोज 10-50 रुपए आने जाने के खर्च होते होंगे। कई बच्चे तो कमरा लेके रहते थे तो हजारों हजार जाते थे, उनकी बात नहीं कर, लेकिन जो न्यूनतम खर्च करते थे वो महीने का 1500-2000 रुपए ट्रेवल में खर्च कर देते थे, या कुछ खाते पीते इस तरीके से कुछ यात्रा में खर्च कर देते थे। लेकिन आज आपको वही क्लास प्रत्यक्ष रूप से गूगल मीट के माध्यम से मिल रही है। कोई 150 का रिचार्ज कराया है, कोई 250 का रिचार्ज कराया है, कोई पिताजी के रिचार्ज मोबाइल से ही काम चला ले रहा है। न शारीरिक श्रम हो रहा है, मानसिक योग्यता भी दृढ़ हो रही है, तथा एक और विशिष्ट बात हो रही है। हम लोग जब जाते थे एक दूसरे को पढ़ाने के लिए, एक से अधिक 2 सेंटरों में जाना होता था, 3 सेंटरों में जाना होता था। एक पटल पर एक ही सेंटर के 25 बच्चे 30 बच्चे बैठते थे और चर्चाएं होती थी। देखिए, मैं नहीं कहता कि पेंडेमिक बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन जरा आप देखिए इसको, इसने कैसा अनुभव कर दिया कि हमारे आदरणीय लालचंद सर के निर्देशन में आज हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, और लखनऊ के छात्रों के साथ साथ बाराबंकी, अयोध्या, पटना, सभी छात्र हमारे अपने बेटे बेटियां, भाई बहन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये क्या है? एक खोज का प्रतिफल है। जब प्रत्यक्ष अनुभव देना, जब प्रत्यक्ष पहुंच पाना दूभर हो गया तो रास्ता खोजा गया कि अप्रत्यक्ष रूप में कैसे एक दूसरे के सामने जाएं। एक बच्चे ने लिखा है श्री गंगानगर राजस्थान से, गजानन शर्मा, बहुत बहुत स्वागत बेटा। सोचिए, राजस्थान से लेकर बिहार तक, और एक सरल माध्यम में। आप अपने घर में भी बहुत श्रम नहीं किए हैं, एक लिंक से जुड़े हुए हैं। यह एक खोज ही है। आवश्यकता पड़ी, उपयोगिता बढ़ी, नेट की उपयोगिता ट्रांसफर हुई। पहले सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, अब ज्ञानार्जन के लिए हो गया। अब एजुकेशन पूरी तरीके से इसी पर डिपेंड कर गई। तो समाजोपयोगी उपयोगिता
प्रोजेक्ट के द्वारा बनाई जाती है, बनती है। अब इसके अगले सिद्धांत पे चलें तो स्वतंत्रता। परियोजना विधि छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता देती है, एक स्वतंत्र वातावरण देती है कि आप स्वतंत्र हैं, आप जैसे चाहें वैसे इस दिए गए कार्य को करें, हमें तो इसके रिजल्ट से मतलब है, ये निष्कर्ष निकलना चाहिए, कैसे निकाला आपकी मर्जी। परियोजना मेथड स्वतंत्रता प्रदान करती है। और अंतिम इसके सिद्धांत को, अंतिम मैं नहीं कहूंगा, हो सकता है आप और कुछ कहें, लेकिन अगले सिद्धांत को व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चार लोगों को खड़ा करके मैंने कोई एक काम दे दिया, चारों चार तरीके से करके आए और मैंने चारों में से एक को श्रेष्ठ कह दिया, तीन को कम श्रेष्ठ या थोड़ा और नीचे कर दिया। हम होते कौन है ऐसा करने वाले? चारों की अपनी योग्यता है, चारों की अपनी अपनी क्षमता है, चारों के काम करने का अपना अपना ढंग है और उसी अनुसार वे चिंतन देते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं परीक्षा में लिखते तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो बस। कई बच्चे पढ़ने में बहुत बढ़िया रहते हैं, लेकिन जब पढ़ाने की बात आती है तो बस। अब जो बच्चा समझी गई बात को व्यवस्थित रूप में सामने वाले को समझा पा रहा है, आप उसके मार्कशीट का अंक देखिए, और जो बच्चा समझाई जा रही बात को नहीं समझ पाया है या समझ पाया है तो समझा नहीं पा रहा है, आप उसके मार्कशीट को देखिए। मार्कशीट का अंतर आपको बताएगा कि ये तो कैसा अंतर है भाई। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक ही स्तर पे नहीं है, कार्य के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, परिणाम के स्तर पर, समझने के स्तर पर, समझाने के स्तर पर, सभी स्तर पर। तो परियोजना विधि हमें यह अवसर उपलब्ध कराती है कि हम छात्रों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के स्तर के स्वरूप में उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करें, वे अपने अपने ढंग से काम करें। शायद आप लोगों को ज्ञान होगा, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब जिन जिन मिसाइलों को हमारे आपके सामने स्थापित करके चले गए, उनसे पहले कई बार असफल भी हुए। उनके साथ के कई वैज्ञानिकों ने उपहास भी किया है, पुस्तकों में वर्णित। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो जो खोज रहे हैं हो ही नहीं सकता, ये तो कुछ ज्यादा खोज रहे हैं, भारत में ऐसा खोजना ठीक नहीं है, इसको तो अमेरिका में खोजना चाहिए। लेकिन बाद में उन्होंने ही सलूट किया। कारण था उनका चिंतन और आदरणीय कलाम साहब का चिंतन, दो अलग। उनका चिंतन यह कहता था कि इस परिस्थिति में यह नहीं हो सकता। कलाम साहब का चिंतन यह था, हमें करना है, परिस्थितियों का निर्माण हम कर लेंगे। आज आपके सामने जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये इसी परिस्थिति के घोतक हैं, इसी परिस्थिति के उदाहरण हैं। हमें पढ़ना है, परिस्थितियां चाहे जैसी होंगी, हमें चर्चा करनी है, इंटरेक्शन करना है, परिस्थितियां चाहे जैसी होंगी, हम अपने लायक मन स्थिति और परिस्थिति दोनों बना लेंगे। और यह संभव है, आपके सामने, हमारे सामने संभव हुआ है, हम आप देख रहे हैं। तो परियोजना मेथड हमें ये मुख्य रूप से 8 सिद्धांतों को प्रदान करता है और उन पे चलने के लिए इस तरीके से ये बातें। चरण को देखें। इसके प्रथम किसी का माइक ऑन है, किसी व्यक्ति का माइक ऑन है, कृपया बंद कर लें। चलिए चरण देखते हैं। परियोजना मेथड
परिस्थितियां उत्पन्न करता है, परिस्थितियां प्रदान करता है। किस लिए? सर्वप्रथम कोई भी अध्यापक विद्यार्थियों को वैसी स्थिति प्रदान करे जिसमें कुछ समस्याएं हों, सहजता नहीं, समस्याएं उपस्थित करे उनके सामने। ये परिस्थितियां विद्यार्थियों के साथ वार्ताओं के द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। ये वार्ताएं विद्यार्थियों और अध्यापकों की रुचियों के अनुसार ही होनी चाहिए। इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही विद्यार्थियों में अनुकूल प्रोजेक्ट को हाथ में लेने की इच्छा जागृत होती है। कहने का मतलब, समस्या उपस्थित की जाए और समस्या के निवारण हेतु अवसर खोजने, मार्ग खोजने के लिए प्रेरणा प्रदान की जाए। अपने आप छात्रों में से ही कई ग्रुप खड़े होंगे और कहेंगे कि हम इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, हम इस कार्य को हम हाथ में लेते हैं, हम कर लेंगे, हमारा ये ग्रुप कर लेगा। दूसरा, चयन और उद्देश्य, कार्य का चयन और कार्य करने का उद्देश्य, इन दोनों का निर्धारण परियोजना विधि के द्वारा होता है। प्लानिंग, किसी भी कार्य के कुशल निष्पादन हेतु सबसे जो आवश्यक चीज है, सबसे जो आवश्यक पॉइंट है, वह है प्लानिंग, योजना बनाना। जिसकी योजना व्यस्त होगी उसका कार्य अवश्य ही व्यस्त होगा। योजना ही निर्धारित करती है कि हमारा आपका प्रदर्शन कैसा होगा। आगे चले, लागू करना या कार्यान्वित करना। जो योजना हमने बनाई उस योजना को लागू करना और कार्यान्वित करना। अगर मैं एक उदाहरण दे दूं, मुझे किसी बच्चे का फीडबैक नहीं यहां लिख के नहीं चाहिए, बच्चे आपस में ही समझ लें, वे अनुपस्थित भाव में है, उतना ही मेरे लिए बहुत हो जाएगा। टाइम टेबल हर बच्चा बना लेता है, फॉलो कितने करते हैं बताने की जरूरत नहीं है बेटा, आप खुद ही समझो। जितने फॉलो करते हैं अकाट्य सफलता उनके कदम चूमती, और जो फॉलो नहीं करते हैं वो खुद जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। अब लागू करने के बाद प्रोजेक्ट मेथड हमें मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करने का अवसर देता है। कहां तक हमने उस बात को स्थापित कर दिया, उस तथ्य को जानने के लिए अपना परिश्रम किया, अपनी समझ विकसित की, और कहां तक अभी वह बात शेष रही। प्रोजेक्ट में अगले पॉइंट में जब हम चलते हैं तो रिकॉर्ड मेंटेन करना, बना के रखना, यहां तक ये लेखा जोखा करना, यहां तक किया है, ऐसे ऐसे किया है, रिकॉर्ड मेंटेन करना। अब जैसा छात्रों ने हमें फीडबैक दिया था कि कुछ अच्छी परियोजनाओं के गुणों के बारे में भी थोड़ी सी बात रख दी जाए तो ज्यादा ठीक रहे। उससे पहले दो चीजें यहां जो पूर्व में हमने कही उसमें थोड़ा सा क्लियर कर दें आपको। कार्यक्रम बनाना और कार्यक्रम क्रियान्वित करना, ये दो बातें हैं बेटा। कार्यक्रम बनाना बहुत सरल है, बहुत सरल है। हो सकता है किसी को लगे कार्यक्रम बनाना बहुत कठिन बात, नहीं, बहुत सरल है। कार्यक्रम क्रियान्वित करना बहुत कठिन है। कार्यक्रम बनाना बौद्धिक क्षमता मांगता है, लेकिन क्रियान्वित करना कार्यात्मक क्षमता मांगता है। और क्रियापरक होकर के ही क्रियान्वित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, योग्य विद्यार्थी हमेशा समस्यात्मक कार्य को आगे बढ़कर, दो पग आगे बढ़ के अपने को ही स्वीकारते हैं, हम ही करेंगे सर जी इसको। अयोग्य विद्यार्थी शॉर्टकट खोजते हैं, कैसे होई, तुम कह दो, अरे यार थोड़ा ऐसे कह दो, शॉर्टकट खोजना।
हाईवे से नहीं, गली गली। ये आदतें जब हम में आप में आ जाती हैं तो ये आगे चल के बहुत दूसरे किस्म की भी बातें करती हैं। उसको आप अपनी किताबों में देखे होंगे, गुरजन से पूछे। कार्यक्रम बनाना जितना आवश्यक है प्यारे बच्चों, उससे ज्यादा आवश्यक है उसको क्रियान्वित करना। लेखा जोखा रखने के बाद यह बहुत आवश्यक हो जाता है, यूं कहूं कि अति आवश्यक हो जाता है कि जो कार्य हमने किया है हमारे अनुसार व्यक्तिगत स्तर पे हम कितने उससे संतुष्ट हुए हैं और कितनी असंतुष्टि अभी हम में है, इसकी भी जांच हम कर लें। क्योंकि असली तो जांच अपने से होती है कि हमने कहां तक किया है और क्या करना शेष है। अब हमारी बिटिया ने कहा था सर विधि का महत्व बताइएगा, उस पर चर्चा करिएगा। तो विधि की महत्व बेटा करके सीखना, मैंने उस पर चर्चा की, आपको बताया। प्रत्यक्ष अनुभव करना, प्रोजेक्ट मेथड प्रत्यक्ष अनुभव करने की योग्यता हमें विकसित करता है, अवसर प्रदान करता है। यह मनोवैज्ञानिकता देता है, अर्थात समझ विकसित करता है, सूझ देता है। यह प्रयोग धर्मिकता है, यह प्रयोग धर्मिकता है, प्रयोगात्मकता को बृहति देता है, विस्तार देता है। यह उपयोगिता सिद्ध करता है, मैंने पिछले भी कहा। यह अधिगम में सरलता लाता है, सहजता लाता है। यह स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करता है। सेल्फ आप में ऐसा जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा भर देगा कि आप खोजी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। और जब आप खोजी प्रवृत्ति के हो जाएंगे तो आपकी सफलता निसंदेह निश्चित हो जाती है। एक बार खोजने के लिए निकलिए तो सही, एक बार जानने के लिए बढ़िए तो सही। और प्रोजेक्ट कार्य इसी बात को प्रेरित करता है प्यारे बच्चों कि अगर हम जानने के लिए इच्छुक भर हो जाएं और 2 कदम चल भर जाएं उस मार्ग पर, तो सफलता जिस स्तर पे हमने सोची है उससे भी ज्यादा स्तर पे हमें मिल सकती है। लेकिन आवश्यकता है तो स्वाध्याय में प्रवृत्ति बनाने की तथा प्रत्येक कार्य करके सीखने की। एक कार्य से क्या सिद्धि मिली, क्या प्रसिद्धि मिली, का कमियां रह गई, उन कमियों को भी जांचने, कौन से समय में उपयोगिता कितनी लाभप्रद रही, हम उपयोगी रहे या नहीं रहे, इस बात का भी देखें। मुझे यहां कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मैं 51 लोग जुड़े हैं इसमें, सभी से क्षमा याचना करके इस बात को कहूंगा। सो करके टाइम बिताना मेरे मस्तिष्क के अनुसार, मैं आप सभी श्रेष्ठ जनों से क्षमा याचना करके बता रहा, सो करके टाइम बिताना अपने जीवन को अनुपयोगी बनाने के लिए प्रयास करने के बराबर है गुरुवर। सोना, आराम करना शरीर थकने के बाद की अवस्था है, शरीर अपने आप आराम मांग लेगी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, जानकर करते हैं, तो आप अपनी उपयोगिता में कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अच्छा होगा आप थोड़ा सा इस बात को समझें, आप अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कैसे उपयोगी होंगे, इस हेतु थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा परिश्रम करिए, इंडिविजुअल कुछ प्रयास कीजिए। विद्यार्थी होने के कारण मैंने आपको ये बात। आगे चलते, एक अच्छी परियोजना के गुण की बात अगर मैं करूं तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन 2-3 चीजें मैं इसमें कह दूं। अच्छी परियोजना उद्देश्यपूर्ण एवं लाभदायक होनी चाहिए। परियोजना का कार्य देखिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट कार्य नहीं, स्पष्टता होनी चाहिए। परियोजना प्राप्त किए हुए अनुभव लाभकारी होने चाहिए, अहितकर ना हो, लाभकारी हो। कार्य अवश्य पूरा किया जाना चाहिए,
और आगामी ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। परियोजना ऐसी बनाई जाए जिसमें समय और धन उस अवस्था, उस बालक की व्यवस्था के अनुरूप ही हो, समाज के अनुरूप ही हो। समय भी थोड़ा कम लगे, धन भी थोड़ा कम लगे, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम थोड़ा ज्यादा प्रेरित हो पाए। समुदाय की आवश्यकता के अनुरूप परियोजना, समुदाय की आवश्यकता के अनुरूप। मैं यहां उदाहरण दे दूं, हमारे आपके फील्ड का मामला है। डेजी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, DAISY, डिजिटल एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका निर्माण ही आवश्यकता को देख के हुआ था। इस फोरम की स्थापना करते समय डॉक्टर दीपेंद्र मनुचा और डॉक्टर राकेश जैन साहब जैसे IT के ज्ञानीजन इसी बात को खोज रहे थे कि ब्रेल के अतिरिक्त और कौन कौन से माध्यम अपनाए जा सकते हैं किसी दृष्टि दिव्यांग जनों को पढ़ाने के लिए। आवश्यकता पहले आई थी, आविष्कार बाद में आए थे और खोज की गई। आज भी आप देख रहे हैं कि उसी की देन है। ई टेक्स्ट, ई पब, रिकॉर्डिंग या बहुत बहुत सी चीजें हमारे आपके सामने आ गई हैं। PDF वर्जन, पढ़ना लिखना और क्या क्या बहुत सी चीजें आ गई। KB में, MB में फाइलें चलने लगी हैं, एक दूसरे से तीसरे तक आगे जाने लगी है। तो संस्थागत समाजगत आवश्यकताओं को पहचान कर और उस पर आगे बढ़ना, ये परियोजना मेथड सिखाता है। वैसे तो आप लोगों ने इसकी दोष भी देखे होंगे, मैं यहां दोष की चर्चा नहीं करूंगा। 55 मिनट लगभग आपका मैं ले चुका हूं। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं, अगर कोई मेरा प्यारा बच्चा कुछ पूछना चाहे तो अवश्य हमसे पूछ सकता है। अक्षय अयान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सरलता या बहुत सहजता से नहीं अपनी बात को रखता, आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ये आपकी महानता है बेटा। अगर किसी बच्चे का कोई प्रश्न है, चैट बॉक्स में आप या तो पूछ लें या आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी ने लिखा है, किलपैट्रिक के अनुसार ज्ञान अर्जित करने के लिए छात्रों को स्वाभाविक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जिनसे वे अपना विषय और स्वयं चुन सके तथा स्वयं योजना बद्ध तरीके से समस्या का समाधान खोजें। बिल्कुल ठीक बेटा। सोनू CRC पटना से इन्होंने लिखा है, CRC पटना की विजिट कीजिएगा सर। धन्यवाद सोनू, अवश्य। सुचि पांडे ने लिखा है, सर इसके दोष भी बता दीजिए। धन्यवाद बिटिया, अवश्य बता देते हैं। परियोजना विधि के दोषों में सबसे पहला दोष है कि इसमें खर्च और समय अधिक लगता है। खर्च और समय दोनों की कम मात्रा को देख करके जब हम किसी को कार्य देते हैं बच्चे को, तो अपने अनुसार वो करता है और उस दौरान समय भी ज्यादा लगता है और खर्च भी ज्यादा लगता है। दूसरा इसका दोष है, इस विधि में अधिकतर समय बच्चे का योजना बनाने में, तैयारी करने में एवं मूल्यांकन करने में व्यस्त रहना हो जाता है। उसको कार्य करने में कम समय मिल पाता है। उच्च कक्षाओं का पाठ्यक्रम इतना बड़ा होता है बेटा कि उसको पूरा कर पाना लगभग प्रोजेक्ट मेथड के बस की बात नहीं होती। वो बहुत बड़ा एक पाठ्यक्रम हो जाता। संदर्भ सामग्री, रेफरेंस मटेरियल का अभाव रहता है। इस कारण परियोजना कर पाना लगभग मुश्किल होता है। परियोजना के लिए सुसज्जित प्रयोगशालाएं, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज चाहिए, जो खर्चीली भी है और एक वास्तविकता यह है कि भारत में बड़ी मुश्किल से उपलब्धता भी है, कहीं कहीं है, हर जगह तो है भी नहीं। तो 3-4 दोष हैं, आप इसको देख लें मुख्य रूप से। और दोष अनुपलब्धता का है, वह परियोजना विधि का दोष नहीं, अनुपलब्धता का है। अगर उपलब्ध रहे तो कोई बात नहीं। कुछ बच्चों ने पूछा है, सूची का क्वेश्चन शायद सभी का है। अच्छा
ठीक, तो दोष के बारे में बता दिया। क्या इस विधि को रेगुलर कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं, क्यों नहीं। आपके पास एक अनुसंधानिक सिद्धांत होना चाहिए, अनुसंधानिक व्यवहारिक भाग होना चाहिए। आप अपने बड़ों का, अपने टीचर का, अपने माँ बाप का अनुभव उसमें जोड़ करके आप प्रत्येक क्रिया को परियोजना मेथड से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक पूजा शुक्ला ने लिखा है, टाइम पर पूरा नहीं किया जा सकता कोर्स को। जी बेटा जी, ज्यादा स्टूडेंट वाली क्लास में नहीं कर सकते, बिल्कुल खर्चीली विधि भी है, ये इसके दोषों को लिखा है, बड़ी अच्छी बात। किसी और बच्चे को? रौनक ने लिखा है, सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है सर? प्यारे बेटे, ये बता पाना लगभग मुश्किल है, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता है जो उस समय क्लास में उपस्थित हैं या किस प्रकार के विद्यार्थी हैं, ये अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम यहां से नहीं बता सकते। लालचंद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपकी उपस्थिति में छात्र छात्राओं के सामने हम लोग अपनी बात कहें। मैं आपसे व्यक्तिगत फोन से चर्चा करके अगली क्लास की भी तैयारी हम लोग अपना करेंगे। सभी छात्रों को मैं बता दूं, कल की क्लास का मैं आपको बता दूंगा कि कहां पे है, कैसे है। परसों डॉक्टर योगेंद्र पांडे बीएचयू के प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे पदासीन है, बहुत लंबे समय से उनका अनुभव रहा है। वे हम लोगों को इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव स्कूल्स के सेटअप को कैसे किया जाए, इस पे चर्चा करेंगे। आप सभी छात्र छात्राएं अधिक से अधिक उनके अनुभवों को सुनने के